नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। जाते फागुन और उतरती भांग की खुमारी के बीच धृतराष्ट्र दरबार पहुंचे थे। चेहरे पर हल्की सी अलसाई मुस्कान तैर रही थी। अचानक से धृतराष्ट्र के नथुनों में कुछ महकदार फड़फड़ाहट हुई। संजय, ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है बावर्ची खाने में कुछ जोरदार पक रहा है। संजय मुस्कुराए। महाराज, ये खुशबू राजमहल से नहीं, समूचे आर्यावर्त से उठ रही है। होली का त्योहार है, हर तरफ धीमी आंच पर मटन पक रहा है। धृतराष्ट्र थोड़ा चौंके। उनके स्वर में विस्मय और प्रश्नवाचक चिन्ह एक साथ उतर आए थे। पर संजय, होली तो सनातनियों का पर्व है। रईसों का शौक आम सनातनी कैसे पालने लगा? संजय ने जवाब दिया, पर्व तो सनातनियों का ही है महाराज, लेकिन उसके वैभव, संपन्नता और विकास में सबसे ज्यादा कुर्बानी बकरे दे रहे हैं। आरएसएस वाले तो फिजूल में सनातन वैभव का क्रेडिट लेते हैं। अवध से लेकर पाटलिपुत्र तक बकरों ने होली को लाल लाल कर दिया महाराज। पुलिस का भी तैनाती है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और उस एंड तक लाइन था प्लस अब इस एंड तक लाइन है। ये देखिए, इतने सारे पुलिस वाले लोग अलॉट किए गए हैं। अफरा तफरी मचा हुआ है, गुस्सम गुस्सी चल रहा है। और इधर ये देखिए, चारों तरफ आपको लोग जो है वो बस दिखेंगे घेरे हुए। संजय की बात सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, मगर संजय जारी रहे। और महाराज, सनातन की सेवा में कुर्बान होने वाले इन बकरों को सनातनी भी पूरा सम्मान दे रहे हैं। होली के दिन कई जगह पर दाम 1000 रुपए किलो तक पहुंच गए। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा, यानी आर्यावर्त में इस समय सनातनियों का जोश और बकरों का भाव दोनों ही चरम पर हैं। यह सुनते ही दरबारियों की हंसी छूट गई और दरबार का पर्दा उठ गया। संजय के होठों पर एक पुरानी तरन्नुम तैर रही थी। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। धृतराष्ट्र संजय को सुन रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए और पूछ बैठे, संजय, ये कैसी उल्टी तान छेड़ रखी है? संजय ने महाराज की ओर तिरछी निगाहों से देखा और बिना कुछ कहे एक वृत्त चित्र चला दिया। मुस्कुराइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, नहीं तो दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बम, बारूद और धुआं ही धुआं है। धृतराष्ट्र थोड़ा ऑफ गार्ड थे। उन्हें संदर्भ समझ नहीं आया, तो शंकालु होकर पूछे, ये महोदय कौन हैं और यह किस बात का जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं? संजय ने कहा, महाराज, संक्षेप में दोनों बातों का उत्तर देता हूं। ये डंकापति के दरबारी हुड़क चुल्लू हैं। इनकी पहचान ये है कि इनके मेहमान इन्हें गालियां देने के लिए इनके शो पर आते हैं। मोटी मोटा ये कि बिना गालियों के इनका पेट नहीं भरता। और ये जिस बात का जश्न मनाने और मुस्कुराने, नाचने गाने का आह्वान कर रहे हैं, उसकी तमाम वजहें हैं। अव्वल तो आप चाहें तो इस बात पर नाच और गा सकते हैं। Treasury agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. धृतराष्ट्र अभी भी बात को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन संजय ने बात को आगे बढ़ा दिया। महाराज, चाहे तो आप इस बात पर भी मुस्कुरा सकते हैं। भारत की प्रतिक्रिया कई कारणों से आलोचना के घेरे में आई। पहला, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर तुरंत शोक व्यक्त न करना। दूसरा, युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा न करना, लेकिन खाड़ी पर ईरान के जवाबी हमलों की निंदा करना एक तरफा लगा। तीसरा, हिंद महासागर में आइरिस डेना को डुबोने के लिए अमेरिका की आलोचना न करना। और चौथा, प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से ये धारणा बनी कि भारत ने उस क्षेत्र में अपना पारंपरिक संतुलन छोड़ दिया है। धृतराष्ट्र समेत समूचा दरबार एकटक संजय को निहार रहा था। तब उन्होंने एक और विस्फोट किया। महाराज, ये भाई साहब हमें इस बात पर खुश होने और मुस्कुराने की समझाइश भी दे रहे हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी सेना के जहाज आइरिस डेना को सबमरीन से निशाना बनाने की वीडियो फुटेज जारी की है। अमेरिका की युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंद महासागर में एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। वॉरशिप पूर्वी भारत के एक पोर्ट से लौट रहा था। धृतराष्ट्र ने यह सब देखकर माथा पकड़ लिया। इतनी घोर बेइज्जती आर्यावर्त की हो रही है। जाहिर है उन्हें डंकापति की याद आई, लेकिन उन्हें डंकापति के दरबारी हुड़कचुल्लू पर भी क्रोध आ रहा था। इसलिए उन्होंने डंकापति को थोड़ा नजरअंदाज कर दरबारी हुड़कचुल्लू पर ही फोकस बनाए रखा और पूछा,
संजय, आर्यावर्त की इतनी दुर्दशा, कोई हर रोज आकर कनपटी पर बजाकर चला जा रहा है और ये हुड़कचुल्लू मुस्कुराने को कह रहा है। संजय ने कहा, महाराज, समूचे आर्यावर्त का यही हाल है। अंधभक्त हंसने और खींस निपोरने के बीच फर्क भूलकर उसे ही कूटनीति घोषित कर चुके हैं। मुझे तो डर है महाराज कि कहीं दुनिया की बर्बादियों पर मुस्कुराते मुस्कुराते हम अपनी ही बर्बादियों का हिसाब लगाना न भूल जाएं। धृतराष्ट्र ने संजय को तुरंत टोका, तुम कब से भविष्यवक्ता हो गए? संजय गंभीर हो गए, जब से मेरी कुंडली में यह दोष लगा। दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। कोई पलट कर पूछ ले कि दुनिया में और किस जगह के लोग ज्योतिष पर यकीन करते हैं। दुनिया भर में और कहां ज्योतिष और भविष्यवक्ता खुलेआम खबरिया चैनलों पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं। लेकिन इनकी लफ्फाजी को सुनिए कि पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स ने ईरान के कुंडली में दोष को युद्ध की वजह बताया है। संजय बोले, आर्यावर्त के मीडिया की तबाही इन जैसे मूर्खों ने ही सुनिश्चित की है महाराज। धृतराष्ट्र को यकीन नहीं हुआ। क्या कहा? युद्ध का कारण ईरान का कुंडली दोष है? संजय ने कहा, जी महाराज, पंचांग में साफ लिखा है। 2026-27 का पंचांग है और इसमें मैं पढ़ पा रही हूं, इसके पृष्ठ संख्या 90 पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 मार्च तक पंचग्रही योग रहने से युद्ध जन्य परिस्थितियां बनेंगी, फौजी कार्रवाई हो जाएगी, भयंकर विश्व भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र कुछ देर तक माथा खुजाते रहे, फिर हैरानी से बोले, संजय, ये दुनिया भर में ज्योतिष अचानक कहां से पैदा हो गए? क्या ज्योतिष विद्या भी अब आर्यावर्त से एक्सपोर्ट होने लगी है? संजय मुस्कुराए, महाराज, एक्सपोर्ट तो बहुत चीजों का हुआ है, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मगर गधा लेकर भविष्य बताने वाले गधाचारियों का कॉपीराइट अभी भी आर्यावर्त के पास ही सुरक्षित है। आप देख तो लीजिए, आप देख तो लीजिए, आराम से। हनुमान की गदा मंदिर में अच्छी लगती है, हनुमान की गदा मंदिर में अच्छी लगती है। संजय आगे कुछ और कह पाते उससे पहले ही धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। उन्हें बेसब्री से डंकापति की याद आने लगी थी। संजय, डंकापति आर्यावर्त की इस चौतरफा थुक्का फजीहत पर क्या कह रहे हैं? संजय ने नजरें झुका ली, जैसे कोई पुराना दुख याद आ गया हो, और बोले, महाराज, डंकापति की बात का वैसे ही कोई अर्थ नहीं रह गया जैसे उनके अमेरिका वाले दोस्त की बात का। कब क्या बोल जाए और क्या भूल जाए, कोई भरोसा नहीं। धृतराष्ट्र थोड़ा झुंझला गए। संजय, जलेबी की तरह सीधी बात मत कहो, साफ साफ कहो। संजय ने धीरे से सिर हिलाया। महाराज, डंकापति की विदेश नीति से नीति गायब दिखती है, बस विदेश यात्रा ही जमकर दिखाई देती है। नीति के नाम पर कूटनीति कम और भाषणबाजी ज्यादा होती है। वे चुनावी रैलियों में की जाने वाली भाषणबाजी और विदेशी मंचों पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने दिए जाने वाले बयानों के बीच अंतर करना भूल गए हैं। नतीजा ये कि मंच बदलते ही उनके बयान भी 180 डिग्री बदल जाते हैं। एक मंच से वो इजराइल को खुला समर्थन देते हैं और दूसरे मंच से शांति और अहिंसा का उपदेश देने लगते हैं। मसलन 2-4 दिन आगे पीछे दिए गए ये 2 बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि डंकापति ने राजनय को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र से ही उलटकर पूछ लिया, महाराज, विदेश नीति पर आपकी क्या राय है? आपने भी तो बहुतेरी दुनिया देखी है। धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना, लिहाजा संजय ने बात को आगे बढ़ाया। महाराज, अब तो ऐसा लगने लगा है कि डंकापति ने आर्यावर्त की विदेश नीति हस्तिनापुर की बजाय वाशिंगटन डीसी को आउटसोर्स कर दिया है। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, तो डंकापति तुरंत तेल खरीदना कम कर देते हैं। और जब अमेरिका आज्ञा देता है कि 1 महीना तक रूस से तेल खरीद सकते हो, तो उनके दरबारी हुड़कचुल्लू इसे बहुत बड़ी रणनीतिक जीत बताकर ढोल मजीरा बजाने लगते हैं। अमेरिका और ईरान में हो रहे युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है और भारत अब रशिया से और ज्यादा तेल खरीदेगा। पहले अमेरिका भारत पर रशिया से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था। अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि अगले 30 दिनों तक आप रशिया से और तेल खरीद सकते हैं। धृतराष्ट्र ने अचरज से कहा,
डंकापति आत्मनिर्भर से अनुमति निर्भर कब से हो गए? इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। संजय अपनी रो में जारी रहे। महाराज, जब बेइज्जती को भी कूटनीतिक उपलब्धि बताने का हुनर आ जाए तो आत्मनिर्भरता ऐसे ही तेल लेने निकल जाती है। भारत विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए करारा शर्मनाक झटका है, जो कि तेल की कमी को लेकर फेक न्यूज फैलाकर घबराहट पैदा करना चाहते थे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तेल रणनीति सफल रही। धृतराष्ट्र आर्यावर्त की सार्वजनिक जगहसाई पर अंदर ही अंदर खौल रहे थे, लेकिन संजय अनवरत बोले जा रहे थे। महाराज डंकापति का लंगोटिया यार इन दिनों दिन दूनी रात चौगनी बेइज्जती पर आमादा है। 56 इंच की छाती पर डोनाल्ड भाई ट्रंप मूंग दल रहे हैं। भाई तो भाई उसके लघुए भगुए भी डंकापति की लंका लगाने से बाज नहीं आ रहे। अब तो हाल ये है कि लोग हस्तिनापुर में खड़े होकर ही फरमान सुना जाते हैं। आर्यावर्त को चीन जैसी छूट अब नहीं मिलेगी। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. पहले विदेशी मेहमान आर्यावर्त आकर साझेदारी की बातें करते थे, लेकिन अब ये आदेश की पर्ची थमाने आते हैं। नाप कर चादर थमाते हैं कि पैर उतना ही पसारिए जितना हमने मंजूरी दी है। हाल ये है कि आर्यावर्त के मेहमान को भी डोनाल्ड भाई उड़ा दे रहे हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में पर्सिया का एक युद्धपोत उड़ा दिया, वो जहाज जो आर्यावर्त की नौसेना का मेहमान था। ईरान के इस वॉरशिप ने हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जिसे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 कहा गया, और इसकी मेजबानी भारत ने की थी। बहुत देर से संजय की अपमानजनक सूचनाओं का ताप झेल रहे धृतराष्ट्र तमतमा गए। यह हैसियत बना दी है डंकापति ने आर्यावर्त की। मान और सम्मान की कोई कीमत ही नहीं बची। डंकापति ने अमेरिका वाले दोस्त को लताड़ा तो जरूर होगा। आखिर डंकापति हमेशा से कहते रहे हैं वो हिंद महासागर के महानायक हैं। दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथ संजय बुझे स्वर में बोले, महाराज अमेरिका को लताड़ना तो दूर, डंकापति ने सारे मामले पर ऐसा मौन धारण किया है जैसा मौन उन्होंने कोविड महामारी की दूसरी वेव में धारण किया था। मानो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, न कोई निंदा, न चर्चा, न श्रद्धांजलि। डंकापति की फोटोबाजी वाली विदेश नीति का नया पड़ाव है मौन। अयातुल्ला खामेनाई की मौत, डंकापति मौन। लड़कियों के स्कूल पर हमला, डंकापति मौन। बस वही पुरानी और आजमाई हुई रणनीति, मौन। संजय का यह जवाब सुनकर दरबार में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। धृतराष्ट्र के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। उन्होंने झुंझला कर पूछा, तो दरबारी मीडिया क्या कर रहा है? कोई सवाल जवाब कर रहा है या वो सब भी मौन व्रत पर ही हैं? संजय मुस्कुराए। महाराज डंकापति से सवाल करने की हुड़कचुल्लुओं की हैसियत कहाँ बची है? दरबारी मीडिया इन दिनों उससे कहीं बड़ा राष्ट्रीय दायित्व निभा रहा है। वह विपक्ष को समझा रहा है कि देश हित में कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतना कहकर संजय ने अपना तार बेतार संपर्क यंत्र निकाला और रिमोट का बटन दबा दिया। दरबार के सामने एक नया वृत्त चित्र चलने लगा। हमारे देश के विपक्षी दलों को कम से कम इजराइल के विपक्षी नेताओं से ये जरूर सीखना चाहिए कि जब देश हित की बात हो तो वहां पर अपनी राजनीति पीछे रखनी चाहिए। इधर वृत्त चित्र खत्म हुआ और संजय को हल्की सी खांसी आई, जैसे कोई नाजुक सच बोलने जा रहे हों। और फिर उन्होंने जो कहा उससे अखिल ब्रह्मांड के किसी कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन अनवरत जारी रहा। महाराज डंकापति के दरबारी हुड़कचुल्लुओं की फहरिस्त में इस दरबारी को मूर्ख शिरोमणि का पदक मिला हुआ है। अव्वल तो जिस लड़ाई में भारत सीधे सीधे कोई हिस्सेदार नहीं है, उसकी आड़ में यह आर्यावर्त के विपक्ष को गरिया रही है। विदेश नीति की बारात निकल चुकी है, उस पर यह डंकापति से सवाल कर नहीं सकती। लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के विपक्ष को इजराइल के विपक्ष से भी कुछ सीखना चाहिए। इजराइल की संसद कैनेसेट में जब डंकापति भाषण देने वाले थे, तब वहां के विपक्षी सांसद सम्मान सहित देश हित को बगल में दबाए कूल्हे मटकाते हुए वॉकआउट कर गए। לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה मोदी, संजय ने गंभीर स्वर में कहा, जी महाराज, दरअसल ये हुड़कचुल्लू दरबारी डंकापति के स्नाइपर हैं। इन्हें इसी काम के लिए लगाया गया है कि हर मौके पर विपक्ष को गाली दो या गोली मारो।
सरकार की चाटते चाटते इनकी जुबान इतना घिस चुकी है कि अब ये लोग सवाल पूछने लायक नहीं बचे हैं। धृतराष्ट्र के चेहरे पर थकान उतर आई थी, कुछ और सुनने का धैर्य अब शेष नहीं था। धृतराष्ट्र धीरे से सिंहासन से उठे और अंतःपुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आपने महसूस किया होगा कि दुनिया भर के पत्रकार अपने सत्ताधारी नेताओं से सवाल पूछते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि हमारे देश के कथित पत्रकार सरकार की तारीफ में लगे रहते हैं और विपक्षी दलों से सवाल पूछते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण में भारत की पत्रकारिता की वर्तमान दुर्दशा के बीच छुपे हुए हैं। भारत की पत्रकारिता पूरी तरह से विज्ञापन के ऊपर निर्भर है। यह विज्ञापन या तो सरकारें देती हैं या फिर बड़े कॉरपोरेशन। इस कारण पत्रकारिता काफी हद तक समझौता परस्त हो जाती है। इसका जवाब है सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता, वह पत्रकारिता जो आप जैसे लोगों यानी नागरिकों के समर्थन से चले, न कि सरकारों के पैसे से। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट का साझा सब्सक्रिप्शन इसका शानदार विकल्प है। हमारे साझा सब्सक्रिप्शन पर इस समय 15% की छूट चल रही है। इसका फायदा उठाइए और जनहित की पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के मौके पर एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का माहौल बन गया। आरोप है कि 11 साल की नाबालिग बच्ची द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने से मुस्लिम समुदाय की एक महिला इतना नाराज हो गई कि उन्होंने अपने परिजनों को बुला लिया और उस पर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत युवक का नाम तरुण कुमार है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि झगड़े में दोनों समुदायों के लोग घायल हुए थे। 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। इस झगड़े के अगले दिन मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए, वाहनों में आग लगा दी गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि दबाव में पुलिस ने वह कार्रवाई की जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए। उत्तम नगर के स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। उत्तम नगर में होली का रंग लगने पर हिंदू युवक की हत्या के मामले में एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MCD के ने मामले में मुख्य आरोपी निजामुद्दीन का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। होली के मौके पर हुई यह घटना बेहद दुखद है। तरुण की मौत होना भी चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने जो किया, क्या वह न्याय संगत है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के दायरे में आता है? यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ ऐतिहासिक गाइडलाइन जारी की थी। इसकी प्रमुख बातें बिंदुवार जान लीजिए। किसी भी संपत्ति पर विध्वंसक कार्रवाई करने से पहले उसके मालिक को 15 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस का जवाब देने के लिए उसे समय देना होगा, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। तोड़फोड़ की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाना होगा और रिपोर्ट नगरपालिका और कमिश्नर को भेजा जाना चाहिए। अगर अवैध निर्माण केवल संपत्ति के एक हिस्से में है तो सिर्फ उसे ही हटाना होगा, न कि पूरा घर। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी दोषी माने जाएंगे और उन्हें अपने खर्च से मकान का पुनर्निर्माण करवाना होगा तथा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि देश में अब बहुत कम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की परवाह है। अब आप लोग इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। यह पुलिकुलम बैल और जल्लीकट्टू से जुड़े चरवाहों की बदलती दुनिया की कहानी है। कभी खेती की रीढ़ रहे ये मवेशी घटते चारागाह और विकास परियोजनाओं के बीच अपने अस्तित्व को बचाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। साझा मैदानों में मवेशी चराने को मना किया जाता है। सार्वजनिक तालाबों से उन्हें पानी भी नहीं पिला सकते। लोग कहते हैं मछलियां मर जाएंगी, फिर हम इन 1000 मवेशियों को कहां ले जाएं? मूल कारण है विकास। प्रमुख राजमार्गों के निर्माण में आई तेजी से चरवाहों के रास्ते बाधित हो रहे हैं। सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए चारागाहों की जमीन कब्जे में ले ली है। किडई मवेशियों की मदद से होने वाली खेती में आपको अलग से कोई सामग्री नहीं चाहिए। अपने बैलों से उन्हें 9 गाड़ी गोबर हासिल हुआ और वही गोबर उनके खेत में खाद की तरह काम आ गया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।